जब कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गए तो उनकी देखा देखी पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने समुद्र के रास्ते के जरिए केप ऑफ गुड होप होकर भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए और इससे पहले कि भारत की ढूंढने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो पाती उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुअल में भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। उन्होंने इस मुहिम के लिए कमांडर के तौर पर वास्को डी गामा को चुना। गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाज़ों के कमांडर के तौर पर अपने भाई पावलो और दोस्त निकोलस कोयले को चुना। सन 1497 को 25 मार्च रविवार की एक सुबह लिस्बन की सड़कों पर लोगों का हजूम निकल आया था। उस दिन कुछ बड़ा कुछ असामान्य होने वाला था। एक चौक में लुकेट गिरजाघर में अपनी मंत्रियों से घिरे पुर्तगाल के राजा और रानी बैठे हुए थे। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। गिरजाघर के बिशप वास्को डी गामा के अभियान के लिए स्पेशल प्रेयर कर रहे थे। जैसे ही प्रेयर समाप्त हुई, पुर्तगाल के राजा एमेनियल पर्दे से बाहर आए। तीनों जहाज़ों के कमांडर ने घुटने के बल पर बैठकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही जहाज ने बंदरगाह छोड़ा, वहां मौजूद लोगों ने हाथ हिला हिलाकर वास्को डी गामा का अभिवादन किया। जवाब में डेक पर खड़े गामा और उनके साथियों ने भी हाथ हिलाए। क्योंकि पहले दिन हवा खिलाफ चल रही थी, इसलिए वास्को डी गामा के जहाज लिस्बन से कुछ दूर बेलेम तक ही पहुंच पाए। तीसरे दिन हवा ने अपना रुख बदला और गामा का बेड़ा तेजी से अपने अभियान पर चल पड़ा। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, द वॉयजेस एंड एडवेंचर ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज साथ साथ चल रहे थे। वो इतने करीब होते थे कि उनके कमांडर डेक पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी द्वीप को पार किया, एक बहुत बड़े तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुई तो वास्को डी गामा के पोर्ट सैन राइफल का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन पाउलो और कोयले ने केप वर्ल्ड द्वीप की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो लोग केप वर्ल्ड द्वीप पहुँचे तो वहाँ वास्को डी गामा के पोत को खड़े देख उनकी जान में जान आई। उन्होंने बेगुल बजाकर और तोप के गोले छोड़कर इस मिलन का वेलकम किया। जब गामा आगे बढ़े तो एक दिन अचानक एक और बड़ा समुद्री तूफान आया। तूफान इतना बड़ा था कि पोत के डेक पर पानी भर गया। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उड़ जाने के डर से गामा के नाविकों ने अपने आप को मस्तूलों से रस्सी से बांध लिया। जहाज़ इतनी आवाज़ कर रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी पल उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नाविक इतना घबरा गए कि उन्होंने वास्को डी गामा से वापस पुर्तगाल लौटने की अपील की, लेकिन गामा ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हम या तो भारत जाएंगे या फिर यहीं मरेंगे। संजय सुब्रमण्यम अपनी किताब द कैरियर एंड लीजेंड ऑफ वास्को डी गामा में लिखते हैं, जब तूफान थोड़ा थमा तो तीनों जहाज़ साथ साथ चलने लगे। सैन राइफल के नाविक सैन ग्रेवियल और सैन मिगुएल के अपने साथियों को भड़काने लगे। वो अपने कमांडर का आदेश नहीं माने। वास्को ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया और कहा कि जब तक वो वापस पुर्तगाल नहीं पहुंच जाते, उन्हें जंजीरों और बेड़ियों से बांधकर रखा जाएगा। वास्को के इस कदम ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। इस तूफान ने तीनों जहाज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें कई जगह छेद हो गए थे। जहाज़ पर पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी और रसोइयों को खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसके 10 दिनों बाद वास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। यहाँ पर वास्को ने बेड़ा डालने का फैसला किया। तीनों जहाज़ों का बारीकी से मुआयना किया गया। पता चला कि सैन मैगुएल अब आगे जाने की सिचुएशन में नहीं है, इसलिए उसे वहीं छोड़कर उसके नाविकों को बाकी 2 जहाज़ों में शिफ्ट किया गया। मार्च के आखिर में वास्को ने मोजाम्बिक की बंदरगाह पर लंगर डाला, लेकिन वहां के शेख के विरोधी रवैये को देखते हुए वास्को डी गामा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तट के साथ चलते हुए वास्को डी गामा मिलिंदा पहुंचे, जहां के राजा और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब वास्को ने उनसे आगे बढ़ने की इजाजत मांगी तो राजा ने कहा कि उन्हें यहां अगले 3 महीनों तक इंतजार करना होगा, तब जाकर फ्रेंडली समुद्री हवाएं चलेंगी और वो भारत
भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। वास्को ने इस समय का इस्तेमाल अपने जहाज़ों की मरम्मत करने में लगाया। जहाज़ में ताज़ा पानी की खेप लगाई गई और जहाज़ों को खाने की चीज़ों, गोश्त, सब्जियों और फलों से भर दिया गया ताकि आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। 19 दिनों के बाद एक सुबह मिलिंदा से आए एक पायलट ने गामा के सामने आकर कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि हम भारत के तट के बहुत नज़दीक हैं। हो सकता है कि हमें कल सुबह तक ज़मीन का नज़ारा हो जाए। उस रात वास्को डी गामा सो नहीं सके। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, सुबह तड़के वो अपने साथियों के साथ जहाज के डेक पर आ गए। उनकी निगाहें ईस्ट की तरफ लगी हुई थी ताकि वो भूमि की पहली झलक पा सके। तभी लोगों का शोर सुनाई दिया, भूमि भूमि भूमि। एक पल बाद जहाज के पायलट ने वास्को के सामने सिर झुकाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, वो रही भारत की भूमि। वहां मौजूद नाविकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वास्को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल पर बैठ गए। उनके साथियों ने उनका पालन किया। उधर जब तट पर मौजूद लोगों ने जहाज़ों को लंगर डालते हुए देखा तो कुछ मछुआरे अपनी नावों में उनके पास चले आए। उन्होंने उन्हें बताया कि कालीकट वहां से 12 मील दक्षिण में है। गामा को दूर से ही कालीकट की गुंबद और मीनारें नजर आ गईं। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, कई नौकाओं ने गामा के दोनों जहाज़ों को घेर लिया। वो ये जानने के लिए बहुत बेचैन थे कि वो लोग कौन हैं और उनका यहाँ आने का मकसद क्या है। उन नौकाओं में कुछ नौकाएं मछुआरों की थीं। वास्को डी गामा ने उन्हें देखते ही उनकी मछलियाँ खरीदने की पेशकश कर डाली। कुछ अजनबियों के कालीकट पहुंचने की खबर वहां के राजा ज़मोरिन तक पहुंची। कई दिनों की कंसुलेशन के बाद तय हुआ कि वास्को डी गामा कालीकट के राजा ज़मोरिन से मिलने जाएंगे। वो उन्हें भेंट देने के लिए अपने साथ लाल कपड़ा, मखमल, पीले साटन का कपड़ा, 50 टोपियाँ, 50 हाथी दांत के हत्थे वाले चाकू और ब्रैकेट के कपड़े से मंडी हुई एक कुर्सी लेकर गए। संजय सुब्रमण्यम लिखते हैं, वास्को डी गामा ने नीले साटन के कपड़े की एक ट्यूनिक पहन रखी थी। उनकी कमर में बंधी बेल्ट से सोने के हत्थे वाली कटार लटक रही थी। उनके सिर पर नीले रंग की मखमल की टोपी थी जिसमें सफ़ेद रंग का एक पंख लगा हुआ था। उनके आगे आगे उनके 12 गार्ड चल रहे थे। जब वास्को डी गामा ज़मोरिन के सामने पहुँचे तो उन्होंने उनके सामने 3 बार अपना सिर झुकाया। ज़मोरिन ने अपने बगल में रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए गामा को उस पर बैठने के लिए कहा। फिर उनके सामने खाने के लिए अंजीर, केले और कटहल लाए गए। फल खाने के बाद पुर्तगाली लोगों को प्यास लगी। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, उनसे कहा गया कि वो लोटे को अपने होठ से लगाए बिना पानी पिएं। उनके हाथों के चुल्लू में पानी डाला गया जिसे उन्होंने पिया। जब पुर्तगाली ऐसा कर रहे थे तो कुछ के गले में पानी फंस गया और उन्होंने उसे अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ये नज़ारा देखते ही ज़मोरिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वास्को ने तर्जुमे के ज़रिए ज़मोरिन से रिक्वेस्ट की कि वो उस कुर्सी पर बैठें जो वो उनके लिए लाए थे। वास्को ने ज़मोरिन को एड्रेस करते हुए कहा, आप महान हैं और यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। सब आपके कदमों के नीचे हैं। पुर्तगाल के राजा ने आपकी शान के बहुत किस्से सुने हैं और उन्होंने आपकी दोस्ती पाने के लिए मेरे ज़रिए संदेश भेजा है। ज़मोरिन ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपको यहाँ से वो सारे सामान ले जाने की परमिशन है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आपके लोग शहर के बीचों बीच जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उनको किसी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद ज़मोरिन ने वास्को डी गामा से कई सवाल पूछे, जैसे पुर्तगाल यहाँ से कितनी दूर है, उनका देश कितना बड़ा है, वहाँ क्या क्या पैदा होता है, उनके पास कितने जहाज हैं और उनकी सेना कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। कालीकट में कुछ महीने रहने के बाद नवंबर 1498 में वास्को डी गामा ने वापस पुर्तगाल का रुख किया। तब तक वास्को को पुर्तगाल छोड़े 19 महीने बीत चुके थे। कालीकट से गामा गोवा आ गए। यहाँ पर रात में वास्को डी गामा के जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्को के साथियों ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। पुर्तगाल की वापसी के रास्ते में वास्को डी गामा एक बार फिर मलिंदा में रुके, जहाँ के राजा ने एक बार फिर उनका
गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां 12 दिन रुकने के बाद गामा आगे पुर्तगाल की तरफ बढ़े। जब उनका जहाज केप वर्ड पहुंचा, गामा के भाई पाओलो बीमार पड़ गए। अगले दिन वहीं उनकी मौत हो गई। उनके दुखी भाई गामा ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। गामा के पुर्तगाल पहुंचने से पहले ही उनके सफल अभियान की खबर वहां पहुंच चुकी थी। जब वास्को डी गामा लिस्बन पहुंचे तो पूरा शहर उनके सम्मान में वहां खड़ा था। जैसे ही उनका जहाज नज़दीक आया, बंदरगाह से तोप का गोला दागकर उनका स्वागत किया गया। जब वास्को पोत से उतरे तो लोगों ने नोट किया कि उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। जब वो राजमहल पहुंचे तो राजा मैनुअल ने कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। गामा ने घुटने के बल बैठकर राजा के हाथ चूमे, लेकिन एमेनुअल ने उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। वास्को डी गामा का सफ़र 25 मार्च 1497 से 28 सितंबर 1499 यानी करीब 2.5 साल तक चला। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो उनके दल में 100 लोग थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके साथ सिर्फ 1/3 लोग बचे थे। जब उनका सफ़र शुरू हुआ था तो उनका पोत बिल्कुल नया था, लेकिन जब वो लौटा तो बहुत पुराना पड़ चुका था और इस तरह के सफ़र के लिए अनसूटेबल हो चुका था। वास्को डी गामा के दल के मेंबर्स को इनाम में काफ़ी धन दिया गया और उन्हें अपनी पत्नियों के लिए 5 किलो मसाले ले जाने दिए गए। मारे गए नाविकों के परिवार वालों को उनका पूरा वेतन और भारत से लाए गए सामान का हिस्सा मिला। वास्को डी गामा को राजा एमेनुअल ने डॉन की उपाधि दी और उनको हर साल करीब 1000 की पेंशन की मंजूरी की गई। धीरे धीरे उनकी शोहरत पूरे यूरोप में फैल गई। उनको कोलंबस के बराबर माना जाने लगा और वो अपने देश के गौरव और आदर्श बन गए। सन 1502 में वो एक बार फिर कालीकट गए। सन 1524 में उन्हें वायसराय के ओहदे के साथ कालीकट भेजा गया। इसी साल कोचीन में उनका निधन हुआ। 14 वर्ष बाद उनकी डेड बॉडी को उनके देश ले जाया गया, जहां पूरे स्टेट ऑनर के साथ उन्हें दफनाया गया। ये थी वास्को डी गामा के भारत आने की पूरी कहानी। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।